अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम से मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से खिताबात का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमलों को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से गज़ा के 41,870 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा में 69% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि फ़लस्तीनी शहदा में 16,756 बच्चे और 11,346 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी से गज़ा के हर 55 फ़लस्तीनियों में से एक शहीद हो चुका है। बेरूत में जियो न्यूज़ की टीम पाकिस्तान का पहला न्यूज़ चैनल यहां पर पहुंचा है। बेरूत की जो भी बमबारी हो रही है, जो सूरत हाल है, उसको कवर करने के लिए वहां पर सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार कैपिटल टॉक के एंकर पर्सन हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम वहां की सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि जियो न्यूज़ वो वाहिद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है जो अभी वहां पर पहुंचा है सबसे पहले, और वहां से लम्हा ब लम्हा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें आगाह करेंगे। एंकर पर्सन हामिद मीर साहब हमें बेरूत से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो मीर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी हैं खैरियत से हैं, बिल्कुल महफूज हैं। आप बेरूत में मौजूद हैं, अब तक आपने क्या देखा है? मंजर कशी कीजिएगा, कितनी तबाहकारी हुई है अब तक बेरूत? जी, इस वक्त बेरूत में काफ़ी टेंशन है और आज सुबह भी इजराइल ने जनूबी बेरूत के इलाके में 3-4 मिज़ाइल फायर किए हैं और उसमें जो उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी आज इजराइल का जो पोर्ट सिटी है हैफा, उस पर 20 रॉकेट फायर किए गए हैं। तो आज 7 अक्टूबर के दिन इजराइल ने भी अटैक किया है लेबनान पर, और लेबनान में जो मौजूद एक मुज़ामती तंजीम है हिजबुल्लाह, उसकी तरफ से भी हैफा पर हमला किया गया। उसकी वजह से शहर में काफ़ी खौफ व हरास है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़ाना इजराइल के जो ड्रोन हैं वो बेरूत की फ़ज़ाओं में परवाज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास होता है। लेकिन आम तौर पे मैंने ये देखा है कि जो बेरूत के लोग हैं वो जंग के आदी हो चुके हैं। बज़ाहिर खौफ व हरास तो शहर में नज़र आता है, लेकिन साथ ही साथ लोग जो हैं वो अपना काम काज भी कर रहे हैं। मूवमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल है, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए बेरूत में मूवमेंट बहुत ही मुश्किल है। जिन इलाकों में इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वहाँ पे एक्सेस जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह की जो क़यादत है उस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और उनका एक ख्याल है कि यहाँ पे इजराइल का बहुत ही मजबूत किस्म का एक जासूसी का निज़ाम जो है वो काम कर रहा है, इसलिए वो सहाफ़ियों पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें भी मूवमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इससे पहले जो 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आज सुबह क्योंकि हमलों में शिद्दत आई है और यहाँ से भी हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पे जवाबी अटैक किया है, ड्रोन अटैक्स भी जो है वो फ़ज़ा में परवाज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब सहाफ़ियों से कहा जा रहा है कि आप हफाजती इंतज़ामात के बगैर जो है वो बाहर ना निकलें। अब तक जो 10-15 दिन के दौरान जो हलाकतें हैं, यहाँ पर जो लोग अपनी जान से गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 2200 के करीब है और उसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो डिस्प्लेसमेंट है। जनूबी लेबनान और बेरूत के मुख्तलिफ़ इलाकों से तकरीबन 12 लाख के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और जो उनको संभालने के इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हमें कम नज़र आते हैं। ये जो इस वक्त आपको मेरे पीछे साहिल समुंदर नज़र आ रहा है, इस साहिल समुंदर के मुख्तलिफ़ इलाकों को जो मुतासरीन हैं उन्होंने अपनी जाय पनाह बनाया हुआ है। वो अपनी गाड़ियों में इस साहिल समुंदर पे खड़े हैं और गाड़ियों में ही उनका सामान है और वो सारी रात इन गाड़ियों में ही गुजारते हैं और ऐसा लगता है कि अभी तक उनकी जो मुश्किलात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने जिक्र भी किया 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई अब ईरान की तरफ बढ़ने लगी है, तो ग्राउंड रियलिटी आपने क्या देखी है? आपको क्या सिचुएशन बनती दिख रहे हैं? आप क्या तजिया करेंगे वहाँ से? यहाँ पे भी लेबनान में भी लोगों का यही ख्याल है कि ये जो जंग शुरू की है इसराइल ने, ये लेबनान और शाम तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये ईरान तक जाएगी और ईरान से भी आगे जा सकती है। यहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको नज़र आ सकती है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसके करीब ही एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर भी जो तबाही के निशानात हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग है
इस बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सी जो इमारतें हैं वो भी काफ़ी हमें तबाही का शिकार नज़र आती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है और वो ये है कि जो यहाँ पर जो मुकामी मीडिया है, वो मुकामी मीडिया जो है वो जिन मुकामात पे हमला हो रहा है वो बहुत दूर से उसको रिपोर्ट करता है। जिन सहाफ़ियों के पास एक्सेस है वो भी वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा से शुरू हुआ था और अब लेबनान और शाम तक पहुंच चुका है, इसमें तकरीबन 120 से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। यहाँ पर भी बैरूत और जनूबी लेबनान में भी बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इजरायली जारियत का निशाना बने हैं। इसलिए यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो बड़े मोहतात हैं। जो लोकल जर्नलिस्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और कल जो है वो यहाँ पर जो एक हिजबुल्लाह का हामी टीवी चैनल है अल मीनार, उस पर भी इजराइल ने हमला किया है। तो ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ये है कि जो असल ग्राउंड सिचुएशन है वो दुनिया तक नहीं पहुँच रही। मसलन कल रात को जो हमले हुए हैं बैरूत के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो सारे के सारे हमले जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि नंबर 1 एक्सेस नहीं है और नंबर 2 अगर मीडिया जो है उसको धमाकों की आवाज़ आती भी है तो जिस तरह हम पाकिस्तान में फ़ौरन धमाके की जगह पे पहुंच जाते हैं, भागते हुए कैमरे लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बैरूत के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जगह जगह पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। कहीं लिबनानी फ़ौज का है, कहीं हिजबुल्लाह का है, कहीं पुलिस का है, और हर जो सिक्योरिटी का इदारा है उसकी क्लियरेंस का अलहदा से निज़ाम है। तो आपको एक एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 रिटन क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद आप जाते हैं। तो इसलिए जो इस वक्त लिबनान में तबाही हो रही है, जो असल ग्राउंड सिचुएशन है, ये जो आप बात करें कि मकामी सहाफ़ी क्या रिपोर्ट करें, इससे मुतालिक भी आपने बताया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के अवाम से आपकी क्या बात हुई है, वो क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो कि लबनानी टीवी के साथ मुंसलिक हैं, सैयद बकर यूनुस उनका नाम है, उनसे बात करेंगे। शुक्रन अला वक़्तक या सैयद बकर यूनुस। कैफ़ा सयकून अल-वज़अ फ़िल औक़ात अल-क़ादिमा तहलीलक, योर एनालिसिस ऑन द करंट सिचुएशन। في الحقيقة مبشر إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حربا ليست فقط بينها وبين حماس، بل حرب بينها وبين الدول العربية والإسلامية، حيث تقوم بقصف المدنيين في غزة ولبنان واليمن، وأعلنت أنها ستقوم بذلك لأنها الدولة الأقوى، وأنها ستحافظ على ذلك مهما كان. هذا الكيان لا يعترف بالقوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة، لذا فإن الحرب ستستمر بشكل غير إنساني من طرف الجانب الإسرائيلي، ولا بد من إيجاد قوة رادعة لكل هذا، وهذا الأمر سيتحقق فقط في حال اتحاد الدول العربية والإسلامية أمام هذه الهمجية والبربرية التي لا تعترف ولا تحترم القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ومن غزة ننقل إلى كل مواطن باكستاني إلى كل باكستان، أنتم معنا ونحن معكم। बकर यूनुस जो कि एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, लबनानी टीवी के साथ मुंसलिक हैं, हमारे साथ मौजूद थे और जो सूरत हाल बनती देख रहे हैं, और वो बता रहे थे कि इसराइली गासिबाना कब्ज़ा जारी है और न सिर्फ इसके और हमास के दरमियान जंग है, बल्कि इसके अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान भी जंग है, जो ये सिलसिला जारी रखना चाहता है इसराइल। मीर साहब, वापस आपकी तरफ आते हैं। आप बैरूत में मौजूद हैं और कोई भी पाकिस्तानी पहला न्यूज़ चैनल है और पहली टीम है जो वहाँ से रिपोर्ट कर रही है। आप इससे पहले बता रहे थे कि बैरूत में आपकी मकामी सहाफ़ियों ने जो तज्ज़िया दिया है, एनालिसिस दिया है, उस पर भी उनसे बात हुई है। मकामी जो लोग हैं, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद? जी हाँ, लिबनान के जो आम लोग हैं, ख़ास तौर पे जो जनूबी बैरूत और जनूबी लिबनान के लोग हैं, उनके हौसले हमें बड़े बुलंद नज़र आते हैं। आपको ये पता होगा कि जो लिबनान है ये कई साल से खाना जंगी का शिकार रहा है, और इसी खाना जंगी की वजह से ही इजराइल ने फ़ायदा उठाकर जनूबी लिबनान पर कब्ज़ा किया था। लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने ये जो कब्ज़ा था इसको ख़त्म भी करवा दिया था, और हसन नसरुल्लाह इसीलिए लिबनानी अवाम के हीरो बन गए थे। जब हसन नसरुल्लाह साहब ने जनूबी लिबनान से इजराइल को शिकस्त देकर पसपा कर दिया, तो उसके बाद वो सिर्फ अहले तशी के नहीं बल्कि सुन्नियों के और क्रिश्चियंस के भी हीरो बन गए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब 2006 में यहाँ पे जंग थी और उस वक्त भी हम यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त हमें यहाँ पे इतनी यूनिटी नज़र नहीं आती थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे लिबनान में हमें ऐसे लगता है कि तमाम मुसलमान, क्रिश्चियंस और जो द्रूज़ हैं वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े नज़र आते हैं।
और मेरी बहुत से ऐसे लेबनान के मुतासरीन से बात हुई है, औरतों से, बुज़ुर्गों से बात हुई है जो कि डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, बेघर हैं, उनके पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वो हुकूमत से कुछ नहीं मांगते। वो ये नहीं कहते कि हमें इमदाद चाहिए, वो ये कहते हैं कि हमें इजराइल के ख़िलाफ़ विक्ट्री चाहिए, हमें फ़तह चाहिए। तो अब वो हुकूमत से सिर्फ फ़तह मांग रहे हैं, और फ़तह जो है वो उनको मिलती है या नहीं मिलती ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि लेबनान के अवाम की जो अक्सरियत है वो इजराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए तैयार नज़र आती है। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इससे कुछ फासले पे बहुत से डिस्प्लेस्ड लोग हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं, जो लोग किसी मौसमी आफत की वजह से मसाइब का, मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो वो कैमरा देखते हैं, सहाफ़ियों को देखते हैं तो फ़ौरन अपनी मुश्किलात बयान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे जो लेबनान के लोग हैं वो अगर आप बग़ैर कैमरे के उनसे बात करें तो वो आपके साथ बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे। जैसे ही आप कहेंगे कि हमें आप कैमरे पे कुछ बताएं, इंटरव्यू दे दें, तो वो कहते हैं नहीं, हमने इंटरव्यू नहीं देना, हम दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि हमारे हौसले पस्त हैं। तो ये जो मुतासरीन हैं ये अपनी औरतों और बच्चों के साथ सड़कों पर खड़े हैं, कई दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये हुकूमत से कोई इमदाद मांगने के लिए मुजाहरा नहीं कर रहे, कहीं पे इन्होंने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप बैरूत से हमें अपडेट करें और अपना भी ख्याल रखें। आपके साथ जो जियो न्यूज़ की टीम है वो भी अपना ख्याल रखें और महफूज मकाम से हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे बैरूत से हामिद मीर साहब। अब ईरान का रुख करते हैं और ईरान इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रहा है इसराइल से, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा साहब, उनसे बात करेंगे। अफजल रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारा सवाल ये है कि ईरानी तज्ज़ियाकार, ईरानी दिफाई तज्ज़ियाकार क्या इस वक्त एनालिसिस दे रहे हैं, एटमी या फौजी तनसीबात या ऑयल रिफाइनरी, इसराइल ईरान के किन इलाकों पर हमला कर सकता है, निशाना बना सकता है, और ईरान की मुतवक्के तैयारी क्या है इस पर? एज़ फार एज़ ईरान कंसर्न, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँ कि ईरान इस वक्त भी फुली प्रिपेयर्ड है कि किसी भी तरह मुमकिन सो कॉल्ड इजरायली जारहियत का जवाब दे सके। ये धमकियाँ सुनने में आ रही थी इजरायली साइड की तरफ से कि इजराइल नाम नहात प्लानिंग कर रहा है कि ईरानियन ऑयल फील्ड्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाए, जिसकी मुखालिफत ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बरमला की है। और मैं नहीं समझता इजराइल में इतनी जुर्रत हो कि वो ऐसे स्टेप उठाए, क्योंकि अप्रैल में जो ईरान ने पहली दफ़ा इजराइल के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन किया था, उसके बाद भी इजरायली हुकाम ने ये खोखला दावा और ये धमकी दी थी कि हम ईरान के न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाएंगे। उस वक्त भी ईरान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल है जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड हुक्काम है, उन्होंने ये वार्निंग दी थी मगरिब को कि अगर इजराइल को ये जुर्अत दी जाए कि ईरान के एटमी तनसीबात पर हमला करे तो ईरान के पास अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल रज़ा साहब, आप बता रहे थे इस बारे में। और फ़लस्तीनी आवाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से ही पैगाम है कि मिन पाकिस्तान नवज्जा रिसाला इला कुल्लु शाबिल फ़लस्तीन, पाकिस्तान माकुम, तहिया फ़लस्तीन।